हेलो एवरीवन, आज चलो कोशिश करेंगे सैम्पलिंग खत्म कर दे आज। सिलेक्शन ऑफ आइटम फॉर टेस्टिंग। भाई सैंपल साइज सेलेक्ट हो चुका है, हमने डिसाइड कर लिया हम कितने में से कितने सैंपल लेंगे। मान लो हमने डिसाइड किया अपन ने डिसाइड किया कि अपन 10,000 इनवॉइस में से 100 इनवॉइस लेंगे। ये है पॉपुलेशन और ये हमारा सैंपल साइज। हमने डिसाइड कर लिया कि हम 10,000 में से मान लो 100 इनवॉइस लेंगे, चेक करेंगे। तो अब वो 100 इनवॉइस कौन से लूँ? पहले 100 ले लूँ एक साथ ही कोई से भी, या किसी पर्टिकुलर महीने के 100 ले लूँ, या पूरे बिल में से 20 में से कोई से भी उठाऊँ? कैसे निकालना है मेरे को बिल? तो उसके कई सारे मेथड आए। आओ अपन आज उस मेथड को पढ़ते हैं। इस तरीके से लो सैम्पलिंग यूनिट्स, मतलब सैम्पलिंग यूनिट का सिलेक्शन इस तरीके से करो दैट ईच सैम्पलिंग यूनिट द पॉपुलेशन इज द चांस ऑफ, ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं सैम्पलिंग के स्टार्टिंग में, सबके इक्वल चांस होने चाहिए सेलेक्ट होने के। ठीक है, सेलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, ये भी स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, सो दैट बायस इज अवॉइडेड। ठीक है, एक बार याद रखना, दो चीज़ हमेशा अवॉइड करनी होती है, दो चीज़। अब कोई सा ही मेथड पढ़ो, दो चीज़ हमेशा याद रखना, एक होता है पर्सनल बायस, ठीक है, और एक होता है पैटर्न। ठीक है, पैटर्न और पर्सनल बायस, ये दो चीज़ हमेशा अवॉइड करनी होती है। ठीक है, ऐसा कोई प्री डिफाइंड पैटर्न ना होना चाहिए तुम्हारा, हमेशा एक ही पैटर्न अपन फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, सेम पैटर्न ना होना चाहिए। आओ, ये इतने सारे मेथड है, रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक, मॉनिटरी, हैफाजार्ड, ब्लॉक सैम्पलिंग। शुरुआत करते हैं किससे? रैंडम सैम्पलिंग। अब रैंडम सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया, मैं एक स्कूल में गया, सब बच्चों को बुलाया, मुझे बच्चों की पॉकेट मनी जाननी है। ठीक है, अब अगर मुझे पॉकेट मनी जाननी है तो मैं सब बच्चों में से कोई से बच्चे ले लूँ, सबको ग्राउंड में बुलाकर कोई से भी 100 बच्चे ले लूँ, तो हो सकता है अधिकतर बच्चे छोटे बच्चे आ जाए। ठीक है, अब ज़्यादा छोटे बच्चे आ गए तो क्या होगा? 5-6 रुपया एवरेज आएगा पॉकेट मनी का। ज़्यादा बड़े बच्चे आ गए तो 50-60 रुपया एवरेज आएगा। ठीक है, इसीलिए अपन क्या करेंगे कि पॉपुलेशन लेने के लिए पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेटिव प्रॉपर रहे तो अपन कैटेगरी बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे और हर ग्रुप में से लेंगे। ठीक है, तो ग्रुप तब बनाना पड़ता है जब पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस हो। ठीक है, तो उसके होमोजीनियस ग्रुप बनाने पड़ते हैं। और जब होमोजीनियस ही पॉपुलेशन है, यानी कि मेरे को 12th स्ट्रीम के बच्चों की पॉकेट मनी जाननी है, 12th के अंदर आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के बच्चों की पॉकेट मनी जाननी है। ठीक है, तो 12th के बच्चों की पॉकेट मनी जाननी है बस मेरे को तो। ठीक है, अब 12th में तो आर्ट्स के भी होंगे, साइंस के भी होंगे, कॉमर्स के भी होंगे, तो उनको अलग अलग थोड़ी करूंगा। तो ये सर साइंस के बच्चों को ज़्यादा मिलती होगी, बहुत मेहनत करते बेचारे, बहुत पढ़ते हैं, उनको ज़्यादा पॉकेट मनी, या साइंस के बच्चों को कम मिलती होगी, हम कॉमर्स के बच्चे ज़्यादा घूमते, वो तो पढ़ते ही रहते पागल के, उनको पॉकेट मनी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हमें पड़ती है बहुत ज़्यादा ज़रूरत। इतना कैसे घूमे हम लोग? पैसे चाहिए ना घूमने के लिए, तो हर जगह जाना होता है, सेल्फी लेना होता है, स्नैप बनानी होती है, तो फिर नई नई आइटम भी खरीदनी पड़ती है सबके लिए, तो हमें ज़्यादा पॉकेट मनी चाहिए। ऐसा तो नहीं होता है भाई, कॉमर्स का हो, साइंस का हो, चाहे आर्ट्स का हो, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर मान लो 11-12 के बच्चों की पॉकेट मनी जाननी है तो दोनों ही किसमें आते हैं? सीनियर सेकेंडरी में आते हैं। उसमें क्या ग्रुप बनाऊंगा? तो सारी पॉपुलेशन कैसी है? होमोजीनियस। तो मुझे 11-12 के बच्चों की पॉकेट मनी जाननी है, तो कोई मैं 11-12 को अलग नहीं करने बैठूंगा, मैं साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चों को अलग नहीं करूंगा कि भाई 11th में 3 ग्रुप बनाओ, 12th में 3 ग्रुप बनाओ, ऐसे नहीं करूंगा, क्योंकि दोनों ही कौन है? सीनियर सेकेंडरी। ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ जाता 11 से 12 में आके, कि सर 11 से 12 में अगर आप थोड़े बहुत मैच्योर हो गए, बहुत ज़्यादा समझदार हो गए। ठीक है, तो इतना भी कोई फ़र्क नहीं पड़ जाता, और पॉकेट मनी में भी इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझे? तो जब पॉपुलेशन होमोजीनियस हो तो अपन लोग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग देते हैं। अब रैंडम सैम्पलिंग को प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर हर एक पर्सन का सेलेक्ट होने का चांस इक्वल होता है। तो अगर आज मान लो मेरे सामने तुम सारे बच्चे बैठे हो, मुझे तुम में से 5 बच्चों से सैंपल लेना है, ठीक है,
तो मैं अगर तुम में से 5 बच्चे लूँगा रैंडमली, तो इसका मतलब ये है कि तुम में से हर बच्चे का सेलेक्ट होने का चांस इक्वल है। ऐसे नहीं यार तेरे चांस ज़्यादा है, सर देखना तेरे को ही लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं रैंडमली। आई बात समझ में? जैसे तुमसे जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रैंडमली पूछे जाते हैं, जिसकी भी शक्ल दिख गई उससे पूछ लिया। हाँ, रैंडमली, रैंडमली, ठीक है, विदाउट एनी पर्सनल बायस। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि टीचर चाहता है कि यार ये बच्चा पढ़ के आए, ये पढ़ के नहीं आया होगा, ठीक है, तो उस बच्चे से वो स्पेशली पूछेंगे ताकि उसको याद रहे कि यार हमसे तो पूछा जाता ही है, तो हम अगली बार पढ़ के आए, ठीक है। एक पैटर्न बनाना पड़ता है, पैटर्न टीचर को। ऑडिटर को तो मना किया है पैटर्न फॉलो मत करो, कि क्लाइंट को पता पड़ गया ये हर बार यही बिल चेक करेगा, इसी महीने के करेगा, ठीक है, तो अपने फ्रॉड वगैरह जो भी करना होगा उसको, इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट, ठीक है, तो वो इधर उधर शिफ्ट कर देगा, उस महीने में नहीं करेगा जिस महीने की ऑर्डर चेकिंग करता है, ठीक है। आई बात समझ में? ऐसे ही टीचर पैटर्न बनाएगा तो बच्चे को पता है हमसे ही पूछेंगे तो पढ़ के आएगा, यहाँ पर अच्छी बात है, ठीक है। तो टीचर को ऐसे बच्चे से पूछे, तो जनरली अगर मान लो मैं तुम में से कोई 5 बच्चे ले लूँ, रैंडमली किसी को भी लूँ, तो सबके सेलेक्ट होने के चांस क्या है? ठीक है। तो ये सिंपली में आया और पूरी क्लास में से कोई 5 बच्चे ले लिए, इसे बोलते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग, ठीक है। और मुझे लगता है कि यार इंफॉर्मेशन ऐसी है, इसमें गर्ल्स के अलग आंसर आएंगे, बॉयज के अलग आंसर आएंगे, ठीक है। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, गर्ल्स का ग्रुप अलग बनाऊंगा, बॉयज का ग्रुप अलग बनाऊंगा। आई बात समझ में? अब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के अंदर जब होमोजीनियस ग्रुप हो तो अपन डायरेक्ट सैंपल ले लेते हैं, और जब हेट्रोजीनियस हो तो अपन सारे ग्रुप बनाकर होमोजीनियस ग्रुप बनाते हैं। हर एक ग्रुप स्ट्रेटम कहलाता है, स्ट्रेटम, ग्रुप को स्ट्रेटम बोलते हैं, ठीक है। और कई सारे ग्रुप मिलकर स्ट्रेटा बनते हैं, ठीक। चलो अब रैंडम सैम्पलिंग समझ गए तुम क्या होता है? रैंडम सिलेक्शन एंश्योर दैट ऑल आइटम इन द पॉपुलेशन विद इन ईच स्ट्रेटम हैव अ नॉन चांस ऑफ सिलेक्शन। बेटा रैंडम सैम्पलिंग पढ़ा रहा हूं। रैंडम के 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है रैंडम सिलेक्शन एंश्योर दैट ऑल आइटम इन द पॉपुलेशन और विद इन ईच स्ट्रेटम। ऑल आइटम इन पॉपुलेशन का मतलब होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, और विद इन ईच स्ट्रेटम का मतलब होता है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है, समझ गए? तो रैंडम सैम्पलिंग तो इन दोनों की हेडिंग है, इसलिए दोनों को कवर करेगा। हैव नॉन चांस ऑफ सिलेक्शन, सबके नॉन चांस रहेंगे, ठीक है। जनरली सबके इक्वल चांस होते हैं सिलेक्शन। अब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है? ईच यूनिट ऑफ द होल पॉपुलेशन, ठीक है। ये एग्जाम्पल देने से परचेस इनवॉइस है, सेल इनवॉइस है। परचेस चेक कर रहे हो तो परचेस इनवॉइस क्या हुआ? पॉपुलेशन। हैज एन equal chance of being selected random number table are simple and easy to use and also provide assurance that the auditor's bias does not affect the selection। मैंने पहले ही बता दिया तुम्हें, 2 चीज़ याद रखना, पर्सनल बायस नहीं होना चाहिए और पैटर्न नहीं होना चाहिए। तो ये कह रहा है कि रैंडम टेबल सबसे बढ़िया होता है, इजी टू यूज़ होता है। रैंडम टेबल बता दिया क्या होता है? एक टेबल बनी हुई होगी, उसमें रो और कॉलम ऐसे बने हुए होते हैं, ये रो और ऐसे कॉलम, और हर सेल में नंबर लिखे होते हैं। कोई सा भी एक रो सेलेक्ट कर लो और उसके लाइन से नंबर लेना शुरू कर दो, कोई सा भी रो सेलेक्ट कर लो, ठीक है। शक्ल तो दिखाने की जरूरत नहीं है ना रैंडम नंबर टेबल की, घर पे जाके गूगल पे सर्च कर लेना, रैंडम नंबर टेबल आ जाएगी, उसके फॉर्मेट आ जाएंगे, ठीक है। तो रैंडम नंबर टेबल गूगल भी दे देता है और सिस्टम भी जनरेट कर देता है, ठीक है। तो उसका यूज़ कर लो, या तो रैंडम नंबर जनरेटर बताया था गूगल के ऊपर, उसका यूज़ कर लो, ठीक है। जनरेट करते चले जाओ, नए नए बिल बताता रहेगा, भाई ये नंबर का बिल लेना है, ये नंबर का बिल लेना है। अब तो कह रहा है रैंडम नंबर टेबल ईजी टू यूज़ है, सिंपल है, ईजी टू यूज़ है, और साथ में क्या नहीं है? बायस डज नॉट अफेक्ट, बायस नहीं आता उसके अंदर। आइदर विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, या तो तुम कंप्यूटर की हेल्प से करो काम, या पिकिंग अप अ नंबर इन अ रैंडम वे, या रैंडम वे में कोई भी नंबर उठाते चले जाओ। भाई ये उठा लिया ऐसे, जैसे अपन ने बुक ये बिल से कोई सा भी रैंडमली ये बिल उठा लिया, अब ये उठा लिया, अब ये ले लिया, कोई सा बिल ले लिया रैंडमली, ऐसे कोई सा बिल लेते जा रहे हैं। समझ में आ रही बात? मे बी रैंडमली फ्रॉम अ ड्रम, मे बी रैंडमली फ्रॉम अ ड्रम का मतलब होता है कि वो बॉक्स के अंदर अपन चिट्ठी डाल के से उठा दे ना,
लॉटरी से मेथड, लॉटरी मेथड बोलते हैं। याद रखना, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के 2 मेथड होते हैं, 11वीं कक्षा में पढ़ते थे। एक टिपेट्स टेबल हुआ करती थी, टेबल ऑफ रैंडम नंबर, ठीक है। एक होता था टेबल ऑफ रैंडम नंबर और एक होता था लॉटरी मेथड। तो ये ड्रम वगैरह की जो बात कर रहा है, लॉटरी मेथड की बात कर रहा है। पोर्ट के अंदर सारे चिट्ठियाँ बनने 1 2 3 लिख के रख दिया और ब्लाइंड फोल्डर अपन उठा रहे हैं, ठीक है। वो तो या तो तुम कंप्यूटर का यूज़ करो या पिकिंग अप अ नंबर इन अ रैंडम वे। टुडे रैंडम नंबर जनरेटर अपन यूज़ करते हैं, सबसे बढ़िया है रैंडम नंबर जनरेटर, ठीक है। यूजिंग वेरियस एप्लीकेशन ऑन द सेल फोन। गूगल पे सर्च करो रैंडम नंबर जनरेटर, वो आ जाता है। फिर वहाँ मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट लिख दो कि भाई पहला बिल 1 का है और आखिरी वाला बिल 10,000 का है। इसमें से अपन को जितने बिल चाहिए जनरेट पे क्लिक करते जाओ। 100 चाहिए तो 100 बार जनरेट पे क्लिक करो, तो जो भी सैम्पल साइज है उतनी बार जनरेट पे क्लिक कर दो, ठीक है। चलो, दिस मेथड कंसिडर एप्रोप्रिएट प्रोवाइडेड अ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ रीजनेबली सिमिलर यूनिट। ये कब एप्रोप्रिएट है? जब पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए? होमोजीनियस होनी चाहिए, ठीक है। एंड फॉल विद इन अ रीजनेबल रेंज, एक रीजनेबल रेंज में आनी चाहिए। रीजनेबल रेंज का मतलब जैसे 2.5 लाख से 5 लाख तक की, ठीक है, 5 से 10 लाख तक की, ऐसे रीजनेबल रेंज में। ऐसा ना हो 500 से लेके 10 लाख तक की पॉपुलेशन है, ये तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ गया रेंज के अंदर, ठीक है। तो रेंज क्या होना चाहिए? एक रीजनेबल रेंज होना चाहिए। जैसे 2.5 से 5 लाख तक की पॉपुलेशन, इतना ही वेरिएशन, इससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं। 500 से 10 लाख तक का हो तो फिर अपन क्या करेंगे? ग्रुप बनाएंगे। ये ग्रुप बनने शुरू हो गए, ठीक है। स्टडी डिवाइड में पढ़ेंगे भी। तो ये कह रहा है कि फॉल विद इन अ रीजनेबल रेंज एंड इट इज सुइटेबल फॉर अ होमोजीनियस पॉपुलेशन हैविंग अ सिमिलर रेंज। तो कहाँ पर सुइटेबल होता है? कोई पूछे भाई कहाँ पर सुइटेबल है, तो उसको बोलना होमोजीनियस पॉपुलेशन हैविंग अ सिमिलर रेंज। पॉपुलेशन होमोजीनियस हो, ठीक है, और हैविंग अ सिमिलर रेंज। यानी जैसे कह रहा है ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस फॉल विद इन द रेंज ऑफ 55 से 2,25,000 तक के अपने रिसीवेबल है। मतलब सबसे कम अमाउंट का डेटर 55,000 का है और सबसे हाईएस्ट अमाउंट का डेटर 225 का है, ठीक है। तो ये एक रीजनेबल रेंज हो गई, ठीक है। तुम लिखना होमोजीनियस पॉपुलेशन फॉल विद इन अ रीजनेबल रेंज, ठीक है। चल, लिखा है ना। कब एप्लीकेबल है? 2 केस में। पहला केस होमोजीनियस पॉपुलेशन और दूसरा केस एंड फॉल विद इन अ रीजनेबल रेंज। तो तुमसे कोई भी पूछे कि कहां पर सुइटेबल है रैंडम नंबर, तो उसको बोलना होमोजीनियस पॉपुलेशन पहला और दूसरा फॉल विद इन। अब ये रेंज देखो क्या है, 525 से लेके 10,50,000 तक। सबसे कम में कम डेटर 525 का भी अपना और सबसे हाईएस्ट वाला 10,50,000 का भी। इतनी रेंज है भाई, ठीक है, डेटर के अंदर। ऐसे में कौन चलेगा? स्टैटिफाइड। क्या बोलता है ये ना स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब बता रहा है क्या होता है। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है डिवाइडिंग हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन इनटू होमोजीनियस सब पॉपुलेशन, ठीक है। अब जितने भी स्कूल गोइंग बच्चे हैं, अगर सबका पॉकेट मनी जानना है तो उनको क्लास वाइज खड़ा कर दूंगा। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। कर दिया ग्रुप, क्लास वाइज करा। कितने ग्रुप बन गए? अगर फर्स्ट से लेके बच्चे 12 ग्रुप बन गए, ठीक है। हर ग्रुप में से थोड़ा थोड़ा सैंपल ले लूँ। आई बात समझ में? हर ग्रुप में से थोड़े थोड़े सैंपल ले लूँ। समझिए बात, क्योंकि हर ग्रुप होमोजीनियस है। इससे अच्छी बात पता है क्या होगी? इससे सैंपल साइज बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि तुमने जब ग्रुप बनाए तो होमोजीनियस बन गए, और होमोजीनियस में से वैसे भी कम लेना होता है। आज पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होमोजीनियस हो ना, जितनी ज़्यादा होमोजीनियस हो, उतना कम सैंपल से काम चल जाता है। क्योंकि होमोजीनियस का मतलब होता है सिमिलर यूनिट, है ना। तो सिमिलर यूनिट है तो जितने भी कम हो उससे कम से काम चल जाता है। ब्लड टेस्ट कराने जाते हो, डॉक्टर क्या लेता है उसका? कितना लेता है? 1 बोतल नहीं, 2-3 बोतल। एक ऐसा टिप करके एक बूंद ले लेता है, बस खत्म। उस एक बूंद ब्लड से बता देगा वो तुम्हें जो भी पूछना है, ठीक है। डॉक्टर ने जो भी डॉक्टर ने टेस्ट लिखा होता है, ठीक है। तो वो जो लेबोरेटरी में बन जाते हैं, जहाँ टेस्टिंग अपनी होती है ब्लड की, वहाँ जाते हैं अपन, ठीक है, टेस्टिंग डिपार्टमेंट। तो क्या करता है? थोड़ा सा ब्लड लेगा अपना, ठीक है, और उससे टेस्ट कर लेगा।
वो ऐसे नहीं बोलते एक बोतल या 2 बोतल खून लेना पड़ेगा हमें भाई साहब, अच्छे से चेक करना पड़ेगा, सैंपल थोड़ा अच्छा तो ले हम, लार्ज इनफ टू रिप्रेजेंटेटिव, लार्ज इनफ होना चाहिए फॉर पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेटिव, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो बेटा ध्यान से मेरी बात सुनना, पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होमोजीनियस होगी उतने कम सैंपल से काम चल जाएगा। अब तुमने वो बना दिया, स्टेटा बना दिया, ग्रुप बना दिया तुमने, ठीक है, तुमने ग्रुप्स बना दिया, स्टेटा बना दिया, तो तुम्हें हर एक स्टेटम में से क्या करना है, थोड़े थोड़े सैंपल लेने, इससे सैंपल साइज कम होगी, ठीक है। अब मेरे एग्जाम्पल में 1 से 12 क्लास के जो बच्चे हैं उस सब में से सैंपल इक्वल साइज का लूँ क्या? जैसे पहली क्लास में से 5 बच्चे लिए तो दूसरी में से ही 5, तीसरी में से ही 5, चौथी में से ही 5। नहीं, मेरी एक बात सुनो, तुम्हें अभी क्या लग रहा है इस केस में, अगर मान लो तुम हो इस केस में तो तुम क्या करोगे? अभी तुम्हें इक्वल लेना सही लग रहा है क्या कि अपन सब में से 5-5 ले लो? हाँ, है ना, होमोजीनियस ग्रुप बनाई दिए मैंने 1 2 3 4 क्लास के, अब हर क्लास में 5 बच्चे ले लूँ? हाँ, तो नहीं है फर्स्ट क्लास, सर ऐसा करो फर्स्ट क्लास में से 5 लो, सेकंड में से 6 लो, थर्ड में से 7 लो, तो मैं तुमसे पूछूंगा क्यों थर्ड में से 7 क्यों लूँ? हाँ, और फोर्थ में से 8 क्यों लूँ? कोई रीज़न है तुम्हारे पास? तो तुम बताओगे कुछ रीज़न? नहीं ना। तो अभी विदाउट रीज़न, मतलब जो तुम्हारे पास रीज़न है उसके हिसाब से तो कितनी लेनी चाहिए उनको? हर इक्वल लेनी चाहिए, समझ गए? अब तुम मुझे बताना, अगर डेटर मेरे रेंज कर रहे हैं 525 से 1050, तो मैंने क्या किया, स्ट्रेटा बना दिया, मैंने कहा कि 10 लाख से ऊपर के डेटर है ना, 10 लाख से ऊपर के डेटर का एक ग्रुप बना दिया, दूसरा ग्रुप 775 से 10 लाख का, तीसरा 550 से 775 का, चौथा 225 से 550 का, इसके बीच के डेटा लूंगा इसमें, ठीक है। अब सपोज करो सब में कुछ ना कुछ इनवॉइस होंगे, सपोज करो यहाँ 5 इनवॉइस है, ठीक है, यहाँ 5 इनवॉइस है, ये हमारे 5 इनवॉइस, यहाँ है हमारे 10 इनवॉइस, यहाँ है हमारे 50 इनवॉइस, यहाँ है हमारे 500 इनवॉइस, और यहाँ है हमारे 1000 इनवॉइस। बताओ यहाँ से क्या करोगे? पाँच है सारे कर लोगे, यहाँ 10 है, यहाँ 50 में से 50 में 10-20 ले लोगे, ऐसा? ठीक। अगर यहाँ 50 होते तो तुम में से कह रहे हो कि यहाँ 50 में से हम 10-20 ले लेंगे, मान लो तुमने यहाँ से 20 ले लिए, मान लो अभी यहाँ 50 हो तो यहाँ से 20 लोगे। मैंने तुमसे कहा यहाँ 50 में से तुम 20 ले रहे हो, तो मैं अभी 5 इनवॉइस है, तुमने कहा सर 5 में तो पूरा ही कर लेंगे ना चेक, मान लो 50 इनवॉइस है, 20 लोगे क्या ये पूछ रहा हूं मैं, तो नहीं, तो 20 से ज्यादा लोगे क्या? हाँ, या तो 20 से ज्यादा लोगे या पूरे पर 50 ही कर लोगे। क्यों? क्योंकि लार्ज वैल्यू आइटम है ना, बड़ी वैल्यू आइटम है, पूरा कर लो, बड़ी वैल्यू के आइटम में पूरा कर लोगे चेक, तो एक लार्ज पोर्शन कवर हो जाएगा, डेटर के अंदर का लार्ज पोर्शन कवर हो जाएगा। समझ में आ रही बात, क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो अगर ऐसे बता रहा हूँ 50 इनवॉइस, तो मतलब रेंज के हिसाब से वो ज़्यादा ही कर दिया अपन ने, लेकिन फिर भी तुम कह रहे हो ना 50 के अंदर अपन 20 लेंगे, तो बता रहा हूँ यहाँ अगर 50 होते तो 20 नहीं लेते फिर हम, ठीक है। बच्चों का केस अलग है, ये केस अलग है। वहाँ अगर पहली क्लास में 10 बच्चे, दूसरी क्लास में 20 है, तीसरी में 30 है, चौथी में 40 है, तो सब में से 5 बच्चे ले लोगे तो चलेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अपन बड़ा अमाउंट है तो अपन कोई तरह का रिस्क लेना नहीं चाहते, और तुम समझो इसमें भी स्टेटमेंट निकल गया तो ऑब्वियस बात है टॉलरेबल रेट से तो ज़्यादा ही होगा, है ना, तो टॉलरेबल से ज़्यादा हो जाएगा, टॉलरेबल स्टेटमेंट से ज़्यादा, तो अपन चाहते नहीं टॉलरेबल से ज़्यादा निकले, क्योंकि टॉलरेबल तो वो है जितना तुम टॉलरेट कर सकते हो कि हाँ इतना तो चलेगा, इतने अमाउंट को मिसस्टेटमेंट नहीं माना जाता, उसे टॉलरेबल बोलते हैं, ठीक है। यानी कि तुम्हारा मटेरियलिटी का लेवल, जो लेवल तुम सेट करते हो ना मटेरियलिटी का, वो टॉलरेबल होता है, मतलब उससे अंदर की मटेरियल, उससे अंदर का मिसस्टेटमेंट तुम मटेरियल नहीं मानोगे, ठीक है। नहीं मानोगे तो कोई रिपोर्ट करने का या रिपोर्ट खराब देने की बात नहीं आ रही, आई बात समझ में, तो अपन टॉलरेट कर सकते। इसीलिए याद रखना, बच्चों में तो अपन क्या कर रहे थे,
पहली क्लास में 10 बच्चे, दूसरी में 20 है, तीसरी में 30 है, चौथी में 40 है, 50 है, 100 है, ऐसे सब में से 5 ही ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये बड़े बड़े बिल है ना, तो अगर 50 इनवॉइस अगर ये 50 होते तो मैं कोशिश करता कि 30-40 करूँ या 100% चेकिंग करूँ। तो लास्ट में अपन क्या करते हैं जनरली 100% चेकिंग। चलो यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो, समझ में आ गई ये बात, कैसे लेंगे अपन, ठीक है। अब तो मैंने इस तरीके से बना दिया ग्रुप। तो एक तरीका होता है अमाउंट के फॉर्म में ग्रुप बनाने का, ठीक है, बड़े से छोटे अमाउंट का ऐसे ग्रुप बना दिया, या छोटे से बड़े अमाउंट का कैसे भी बोलो, एक ही बात। अब फ्रॉम दीज अबव ग्रुप्स द ऑडिटर में पिकअप डिफरेंट परसेंटेज ऑफ आइटम फ्रॉम ईच ऑफ द ग्रुप, है ना, अलग अलग परसेंटेज ले रहे हैं। अलग अलग परसेंटेज मतलब अगर यहाँ पूरे ले रहे हो तो 100%, यहाँ आधे ले रहे हो तो 50%, ठीक है, यहाँ ले रहे हो 30%, यहाँ ले रहे हो 20%, यहाँ चेक कर रहे हो 2-3%। छोटे छोटे अमाउंट है, तुम्हें लग रहा है यार 2,25,000 से कम के मिले, 1 लाख के, ठीक है, 5,000 के, 2,000 के, तो ये तो छोटे छोटे बिल है, इसमें क्या ही, इसमें 1-2 हज़ार के मान लो अगर गलती हो भी गई, 1-2 हज़ार का बिल मान लो फ्रॉड वाला भी हुआ, फेक भी हुआ, तो इतना कोई बड़ा अमाउंट है नहीं, ठीक। तो ये बहुत छोटा अमाउंट है, तो इसमें अपने 10% चेकिंग रख ली, या 2% रख ली, या 8% रख ली, ठीक है। नहीं छोड़ो क्यों, प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहेगा ना बेटा। नहीं अरे से तो लेंगे, मगर वो बहुत सारे बिल होंगे ना, तो कुछ थोड़े बहुत सैंपल बेसिस पे चेकिंग कर लो, ठीक है। ये 2,25,000 से कम के बिल है। कम के बिल है मतलब ऐसे बिल है जिसके फिगर जो लिखी हुई है ना, वो कौन सी फिगर है, 225 या उससे कम की फिगर है। वो बिल मिलकर 225 नहीं बन रहे। हाँ हाँ, अरे बेटा इंडिविजुअल मिलके कॉम्बिनेशन एग्रीगेट होकर, इंडिविजुअल भले मटेरियलिटी नहीं है लेकिन एग्रीगेट होकर तो हो सकता है। मान लो यहाँ पर 5 बिल पड़े 1-1 लाख के, ठीक है, वो सब फ्रॉड है, मतलब वो कोई फेक बिल है सारे। 5 बिल 1-1 लाख के होगा ना, 5 लाख। अब तुमने मटेरियलिटी 3 लाख सेट करी है, तो उससे ऊपर चलेगा ना वो बिल, तो चेक तो कर लो, भले तुम लोग सैंपल बेसिस पे कर लो, कोई परसेंटेज का सैंपल ले लो यहाँ पर। आई बात समझ में। तो ये कह रहा है ऑडिटर अपने हिसाब से हर ग्रुप में से क्या करेगा, ग्रुप बनाए है ना तो सैंपल लेना ही पड़ेगा। ग्रुप का को बनाए फिर, ऐसा तो इसलिए नहीं बनाया ग्रुप को कि किसी ग्रुप को छोड़ देंगे, लेस इंपॉर्टेंट ग्रुप छोड़ दो। अरे लेस इंपॉर्टेंट ना, कम ले लो सैंपल यार, थोड़ा बहुत बिल तो चेक करो कम से कम, ठीक है, ताकि एक तुम्हें भी आश्वासन रहे, तुम्हें भी एश्योरेंस मिले कि यार ये सही है और हमने कुछ चेकिंग किया है। बैलेंसेस इन एक्सेस ऑफ 10 लाख द ऑडिटर में एग्जामिन ऑल द आइटम। आ गया, तुम लोग अलग अलग परसेंटेज ले सकते हो, जैसे 10 लाख से ऊपर के सारे बिल 100% चेकिंग कर लो। फ्रॉम द सेकंड ग्रुप 25% ले लो, थर्ड ग्रुप में से 10% ले लो, लोवेस्ट ग्रुप में से 2% नहीं ले लो तो सही। अभी लोवेस्ट ग्रुप में 2,000 बिल है, ठीक है, तो 2,000 का 2% 40 ले लो तो सही मगर, ठीक है। रैंडम सैंपल इज चूजन फ्रॉम ईच स्टेटम यूजिंग रैंडम नंबर टेबल। अब मान लो तुमने ग्रुप बना लिए, तुम उसमें से बिल ले रहे हो, तो बिल कैसे लेना है उसमें से, इनवॉइस कैसे लेना है उसमें से, रैंडम नंबर टेबल का यूज करो। समझ गए बेटा। स्ट्रेटिफाइड तो ग्रुप बनाता है, अब हर ग्रुप में से सैंपल लेना है, तो सैंपल लेने के लिए कोई मेथड तो यूज करेंगे। स्ट्रेटिफाइड ने, समझो स्ट्रेटिफाइड का काम समझो क्या है। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग के अंदर हम सबसे पहले ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप बना दिया, ये ग्रुप को स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। दिखाते हैं स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब, डिवाइडिंग हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन इनटू होमोजीनियस सब पॉपुलेशन, ठीक है। हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को डिवाइड करेंगे होमोजीनियस सब पॉपुलेशन में। सब पॉपुलेशन का मतलब होता है स्टेडम, ठीक है। वेयर सैंपल आर ड्रॉन फ्रॉम ईच सब, जहां पर हर सब पॉपुलेशन में सैंपल लेंगे। अब समझो स्ट्रेटिफाइड कैसा मेथड है कि जो अकेला यूज में नहीं आएगा, उसके साथ कोई और मेथड भी चाहिए, क्योंकि बेटा स्ट्रेटिफाइड तो ग्रुप बनाएगा ना, ठीक है। अब हर ग्रुप में से क्या लेना है, तो कौन सा मेथड फॉलो करोगे। स्ट्रेटिफाइड कोई मेथड बता रहा है क्या, वो तो कह रहा है कि ग्रुप बनाकर हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को होमोजीनियस में कन्वर्ट करो, फिर होमोजीनियस में कन्वर्ट करके जो तुमने ग्रुप बनाया होमोजीनियस सब पॉपुलेशन, उस हर सब पॉपुलेशन में से यानी कि हर स्टेटम में से क्या करो, सैंपल लो। अब सैंपल कैसे लेना है, तो कह रहा है रैंडम का यूज करो, बहुत बढ़िया है, सिंपल रैंडम का यूज कर लो। आई बात समझ में। यानी कि स्ट्रेटिफाइड जो है वो किसी और मेथड का भी यूज करेगा, ठीक, जैसे अपन यहां पर रैंडम का यूज कर रहे हैं। आई बात समझ में। अब होमोजीनियस के लिए कौन सा मेथड बढ़िया, सिंपल रैंडम, और हेट्रोजीनियस के लिए
अब आते हैं अपन ऊपर। वापिस आ गया स्ट्रेटिफाइड रैंडम असेंबली, किस नाम से आया? स्ट्रेटिफिकेशन। इसका मीनिंग पढ़ चुके हैं, डिवाइडिंग होमोजीनियस पॉपुलेशन, हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन इनटू होमोजीनियस, डिवाइडिंग हेट्रोजीनियस इनटू होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस के साथ वर्ड आएगा पॉपुलेशन, होमोजीनियस के साथ वर्ड आएगा सब पॉपुलेशन। ये बात समझ गया? ऑडिट एफिशिएंसी में भी इंप्रूव, ये ऑडिट एफिशिएंसी इंप्रूव करता है, हम लोग एफिशिएंटली काम कर लेते, जल्दी काम कर लेते। कैसे? रिड्यूस द वेरिएबिलिटी। आज तुम ग्रुप बनाओगे होमोजीनियस, तो होमोजीनियस ग्रुप बन गए तो वेरिएबिलिटी कम हो गई, तो सैंपल साइज भी, तो वेरिएबिलिटी रिड्यूस करोगे तो सैंपल साइज भी कम हो जाएगा, इससे एफिशिएंसी। समझ में आती है बात? अच्छा, सिंपल बात है, इसमें कोई भारी तो नहीं है ना। चलो, और आगे लाइन लिखा है विदाउट इंक्रीजिंग सैम्पलिंग रिस्क। सैम्पलिंग रिस्क भी नहीं आता, मतलब सैंपल प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव कहलाता है, मतलब साइज भी कम हो गई, उसके बाद भी सैंपल क्या हुआ? पॉपुलेशन का प्रॉपर। हमने तो ये पढ़ा है ना, लार्ज इनफ होना चाहिए, है ना। स्ट्रेटिफाइड के अंदर कम सैंपल साइज कम भी रहेगी ना, तब भी अच्छा रिप्रेजेंटेटिव कहलाएगा। लेकिन शर्त ये है कि तुमने, सुन लो पहले, सुन लो, बाद में टिक लगाना। अरे टिक होमवर्क होता है, तुम क्लास वर्क की तरह करते हो उसको, तुम्हें बुक भेज देना, घर पे टिक लगाओ आराम से बैठ के। हमने पढ़ा है कि सैंपल लार्ज इनफ हो तो जाके प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। स्ट्रेटिफाइड में तो कम सैंपल भी क्या बन जाता है? अच्छा रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है पॉपुलेशन। लेकिन शर्त है क्या? कि स्ट्रेटिफिकेशन जो है, यानी कि ग्रुप बनाने का जो काम है, वो तुमने बिल्कुल सही किया हो, ठीक है, बहुत सही से और बहुत संभल के किया हो उस काम, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन परफॉर्मिंग टेस्ट ऑफ डिटेल द पॉपुलेशन इज ऑफन स्ट्रेटिफाइड बाय मॉनिटरी वैल्यू। भाई टीओडी परफॉर्म कर रहे हैं तो मॉनिटरी वैल्यू के हिसाब से भी ग्रुप बना सकते हैं। जैसे भी मॉनिटरी वैल्यू के हिसाब से ग्रुप बना था ना, 10 लाख से ज़्यादा के डेटर, है ना, 7.5 से 5.5 लाख के, 10 से 10 लाख से ज़्यादा, ठीक है, 10 से 7.5, 7.5 से 5, ऐसा ग्रुप बना हुआ था ना, 5 से 2.5, 2.5 से कम। दिस अलाउ ग्रेटर ऑडिट एफर्ट। इससे क्या होता है? हम लार्जर वैल्यू पे ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं। ग्रेटेस्ट पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट इन टर्म ऑफ ओवरस्टेटमेंट। तो क्या बोलता है? लार्जर वैल्यू पे ज़्यादा ध्यान दोगे, These items may contain greatest potential misstatement in term of overstatement। इसमें ओवरस्टेटमेंट के चांस के मिसस्टेटमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। लार्जर वैल्यू के अंदर क्या होता है? कौन से मिसस्टेटमेंट के चांसेस ज़्यादा है? ओवर स्टेटमेंट वाली मिस स्टेटमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है, कि भाई हमने इसको ओवर स्टेट करके दिखा रखा है, हमने इसका अमाउंट को ज़्यादा दिखा रखा है। मान लो किसी को बहुत बड़ी सेल कर दी, पैसा बहुत टाइम हो गया नहीं आ रहा, ठीक, तो क्या करना चाहिए था? प्रोविजन बनाकर डेप्रिसिएशन और बैड डेट का राइट ऑफ करना चाहिए था, अमाउंट नहीं कर रखा तो वो ओवर स्टेटेड कहलाएगा। आई बात समझ में? तो लार्जर वैल्यू के अंदर ओवर स्टेटमेंट के चांस ज़्यादा मिलते हैं। अब छोटे मोटे स्मॉल वैल्यू के अंदर क्या ही ओवर स्टेटमेंट मिलेगा? हाँ, दे देगा थोड़े टाइम में अंदर सामने वाला पैसा। इसलिए लार्जर वैल्यू के अंदर एक मिसस्टेटमेंट है जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वो मिसस्टेटमेंट कौन सी है? ओवर स्टेटेड वाली, ठीक है। ग्रेटर पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट इन टर्म ऑफ ओवर स्टेटमेंट। समझ में आई लाइन? सिमिलरली पॉपुलेशन में भी स्ट्रेटिफाइड अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स। तुम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से भी ग्रुप बना सकते हो। इसने कहा टीओडी के अंदर जनरली हम जो ग्रुप बनाते हैं वो अमाउंट के हिसाब से बनाते हैं, जैसे अभी तुमने अमाउंट के हिसाब से देखा, ठीक। क्या और कोई तरीका है ग्रुप बनाने का? अभी डेटर को मैंने किसके हिसाब से ग्रुप बनाया कि 10 लाख से बड़े डेटर, 10 से 7.5, 7.5 से 5, 5 से 2.5, 2.5 से कम, ऐसे ग्रुप बनाया ना। ये था ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट, ठीक है। और कोई तरीके से बना सकते हैं क्या ग्रुप? ये कह रहा है एक और तरीका होता है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से बना सकते हो, जैसे रिस्क के हिसाब से बना सकते हो। मतलब क्या समझाता हूं मैं तुम्हें। डेटर की होती है एजिंग, एजिंग का मतलब 30 महीने से कम के डेटर, वो अमाउंट जो 30 महीने से कम हुए जिसको, ठीक है। उसके बाद 31 से 60 के अमाउंट कौन कौन से, 31 से 60 के डेटर कौन कौन से जिसका रुपया 31 दिन से ज़्यादा हो चुका है मगर 60 के अंदर अंदर है। ऐसे कौन से डेटर है जिसका रुपया 61 दिन से ज़्यादा और 90 दिन के अंदर अंदर का है। ऐसे कौन से डेटर है जो 90 दिन से ज़्यादा के, ठीक है। इस तरीके से अपन पूरा वो बनाते हैं, ठीक। 90 से इतने, इतने से इतने, ये दिन, 1 साल, 2 साल, 3 साल। अब कोई ऐसा डेटर है
जिसका अमाउंट बहुत लंबे टाइम तक नहीं आया, ठीक है, बहुत लंबे टाइम तक उसका अमाउंट नहीं आया, तो उस पर प्रोविजन ज़्यादा बनाया कम? ज़्यादा। अगर तुमने ज़्यादा नहीं बनाया प्रोविजन तो डेटर क्या कहलाएगा? ओवर स्टेटेड कहलाएगा, ठीक है। तो 30 दिन से कम वाले में ज़्यादा रिस्क है या 90 दिन से ऊपर वाले में ज़्यादा रिस्क है? सही है ना? उनकी चेकिंग ज़्यादा करो। तो तुम लोग इस तरीके से बना सकते हो ग्रुप। कैसे बना सकते हो? अमाउंट ना लेकर 30 से कम वाले, 30 दिन से कम वाले, 30 से ज़्यादा, या 60 से कम, 60 से ज़्यादा, 90 से कम, ऐसे 90 से ज़्यादा, ऐसे ऐसे ही बना सकते हो तुम लोग। समझ में आई बात? पक्का? बढ़ूँ यहाँ से आगे? अब तुम्हें लगता है ना कि 90 से ज़्यादा वाले में ज़्यादा रिस्क है, तो वहाँ पर ज़्यादा सैंपल लो, परसेंटेज ज़्यादा रखो सैंपल लेने की, या 100% चेकिंग कर लो। उससे कम वाले में 50% कर लो, उससे कम वाले में 20% कर लो, उससे कम वाले में 10% या 8% कर लो, या 2% कर लो। समझ में आ गई बात? तो ये कह रहा है कि टीओडी के केस में जनरली हम लोग मॉनिटरी वैल्यू का यूज़ करते हैं ग्रुप बनाने में, स्ट्रेटिफिकेशन करने में। लेकिन स्ट्रेटिफिकेशन और भी तरीके से हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स। एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल हायर रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट। फिर इसका भी एग्जाम्पल दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन टेस्टिंग द अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट, जब तुम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट चेक कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पर डेटर के ग्रुप को कैसे लो? ऑन द बेसिस ऑफ एजिंग, एजिंग के हिसाब से लो, ठीक है। द वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल बैलेंसेस में भी स्ट्रेटिफाइड बाई एज, बैलेंस को एज के हिसाब से स्ट्रेटिफाइड करो। एज समझ गए ना? डेटर की एज की बात नहीं कर रहे कि बुजुर्ग है चल बसेंगे, ठीक है, ये तो छोटे आए तो अभी जिंदा रहेगा थोड़े टाइम तक, ऐसा नहीं भाई। दोबारा बताया स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब। अब ये थोड़ा भारी है, वो अच्छा था, डिवाइडिंग हेट्रोजीनियस इनटू होमोजीनियस। ये देखो क्या है, डिवाइडिंग अ पॉपुलेशन टू डिस्क्रीट सब पॉपुलेशन व्हिच हैव आइडेंटिफाइड कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। फिर बोलता है ईच सब पॉपुलेशन इज कॉल्ड, है ना, एक ग्रुप को स्ट्रेटम बोलते हैं, ठीक है, और सारे ही ग्रुप को, ये तो ऐसे बोल रहा है यूनिट अंदर दो सब पॉपुलेशन, इसके अंदर की जो यूनिट्स है आर रिफर टू एज स्ट्रेटम। यूनिट्स अंदर दो सब पॉपुलेशन, उन पॉपुलेशन के अंदर जो यूनिट्स होती है उसे हम क्या बोलते हैं? अरे मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ बिल्कुल सही बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। एक ग्रुप स्टेडम कहलाता है, स्टेडम, और जितने भी ग्रुप तुमने बनाए वो सब स्टेटा कहलाते हैं। समझ गए सर? ये तो ऐसे बोल रहा है यूनिट अंदर दो ग्रुप, मतलब अगर मान लो हमने एक स्टेडम बनाया, एक ग्रुप बनाया, स्टेडम बनाया, अब उस ग्रुप के अंदर 4000 इनवॉइस है, तो 4000 को स्टेटा बोल रहा है? नहीं, 4000 स्टेटा नहीं है। तुम अभी जो मैंने ग्रुप बनाया ना स्कूल में जाके, 12 ग्रुप बनाए बच्चों के, ठीक है, तो हर एक ग्रुप क्या है? स्टेडम। और जो 12 ग्रुप बने, 12 ग्रुप्स, वो 12 स्टेटा बोलेंगे उसको। समझ गए? ग्रुप और ग्रुप्स होते हैं ना, एक को ग्रुप बोलते हैं और कईयों को ग्रुप्स बोलते हैं, ग्रुप्स। समझे? एक को चाइल्ड बोलते हैं, कईयों को चिल्ड्रन बोलते हैं, एक को मैन बोलते हैं, कईयों को मैन बोलते हैं, MEN, ठीक है। यहां पर भी ऐसे ही, एक ग्रुप को स्टेटम बोलते हैं और कईयों को, इसने कुछ भी लिखा हो, जो बता रहा हूं बिल्कुल सही बता रहा हूं मैं, ठीक है। अभी इसमें ही पढ़ाता हूं, ICI वालों की बातें पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है, जो इसने लिखा है ना वही पढ़ाऊंगा अभी। आओ देखते। पहली बात तो आगे लाइन पढ़ते क्या लिखा है, या पहले ही बता दूं? पहले पढ़ लेते लाइन। चलो, द रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसेस अप्लाइड टू अ सैंपल ऑफ आइटम्स विद इन अ स्ट्रेटम, कैन ओनली बी प्रोजेक्टेड टू द आइटम डेट मेक अप दैट स्ट्रेटम। क्या मतलब है भाई साहब? ये बहुत भारी लाइन है, ध्यान सुनना और समझना। द रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसेस अप्लाइड टू अ सैंपल ऑफ आइटम्स विद इन अ स्ट्रेटम कैन ओनली बी प्रोजेक्टेड टू द आइटम डेट मेक अप दैट स्ट्रेटम। अब इस लाइन का मतलब समझा रहा हूँ, लाइन जो लिखी, ठीक है। देखो बेटा, अगर मान लो 10,000 इनवॉइस है 10 लाख रुपए के, ठीक है। मैंने 100 इनवॉइस लिए इसमें से, और इस 100 इनवॉइस में मेरे को
ये 100 इन्वॉइस कितने के वो देख बता देता हूँ तुम्हें। ये 100 इन्वॉइस है 1 लाख के। कितने लाख के? 1 लाख। इसमें मेरे को गलती मिली 2000 रुपए की। कितने बिल रखे हुए थे मेरे सामने? 10,000 इन्वॉइस रखे हुए थे। मैंने कितने इन्वॉइस लिए उसमें से? 100। 10,000 इन्वॉइस के अंदर अमाउंट को ऐड करूंगा तो 10 लाख आएगा। मैंने उसमें 100 बिल ले लिए। हर एक बिल पे जो अमाउंट लिखा है, 100 बिल है ना, हर एक बिल में जो अमाउंट लिखा है उसे ऐड करूंगा तो कितना हो रहा है? 1 लाख। तो मैंने 10 लाख में से 1 लाख का सैंपल ले लिया। अब 1 लाख में 2000 की गलती मिली, तो 1 लाख का सैंपल चेक किया तो 2000 की गलती मिली। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर सैंपल के अंदर एक में 2000 की गलती है 1 लाख में, ठीक है, तो 2000 1 लाख का कितना परसेंट हो गया वो चेक कर लूँगा। ठीक है, कितना हो गया? 2000 1 लाख का 2%। तो ऐसे बोलूँगा इसमें भी 2% ही गलती होगी, तो 10 लाख का 2%। इसे प्रोजेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेकिन यार रखना, प्रोजेक्शन कभी डायरेक्ट नहीं होता। गलती निकलते ही प्रोजेक्शन नहीं होता, मिस स्टेटमेंट निकलते ही प्रोजेक्शन नहीं होता। फिर क्या होता है? गलती निकलते ही प्रोजेक्शन नहीं होता तो फिर क्या होता है? सैंपल लिया, ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म किया, परफॉर्म करने से क्या निकली? गलती। नेचर एंड कॉज ऑफ डेविएशन, पहले नेचर और कॉज को जानते, ठीक है, 1 मिनट, उसे इवेल्युएट करते, इवेल्युएट करने के बाद प्रोजेक्टिंग होता है उसका। मतलब गलती का नेचर और कॉज जानते, उसके बाद प्रोजेक्टिंग होता है, डायरेक्ट प्रोजेक्टिंग नहीं होता। अभी नेचर और कॉज क्या है बाद में पढ़ेंगे, अभी सिंपल वे में समझा रहा हूँ कि हमें ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करके कितनी गलती मिली? 2000 की। ठीक है, हमने 2000 का नेचर कॉज जान के उसको क्या कर दिया? 1 लाख के ऊपर, सॉरी 10 लाख के ऊपर क्या कर दिया? पॉपुलेशन के ऊपर क्या कर दिया? प्रोजेक्ट कर दिया, अप्लाई कर दिया। मतलब तो हमने ये बोला कि अगर हमारी गलती 1 लाख में 2000 है, 1 लाख में 2000, 10 लाख में 20। हाँ बेटा बोल। नहीं ऐसे नहीं होता, अमाउंट के हिसाब से लिया जाता है। ठीक है, अमाउंट के हिसाब से लिया जाता है। ये ऐसे कह रहा है कि अगर 100 इन्वॉइस चेक किए, ठीक है, उसमें से आपको 25 इन्वॉइस गलत मिले, तो आप ऐसे भी तो कह सकते हो कि 100 में से अगर 25 इन्वॉइस गलत है तो 10,000 में से कितने इन्वॉइस गलत होंगे? बेटा प्रोजेक्शन जो होता है ना वो वैल्यू के अंदर, अमाउंट के अंदर करते हैं जनरली। ठीक, और एक और बात बता दूं, यहां पर जो अपन निकालते हैं, यहां पर जो अपन निकालते हैं वो अमाउंट निकालते हैं, और कंट्रोल के अंदर अपन रेट निकालते हैं। यहां पर अमाउंट निकालते हो, कंट्रोल में रेट निकालते हैं। और एक बात याद रखना, प्रोजेक्शन टीओडी में होता है, ठीक है, टीओसी में नहीं होता। क्या मतलब? अभी समझना बात। अगर मान लो अपनी कोचिंग पूरे राजस्थान को रिप्रेजेंट कर रही है, अपनी कोचिंग अगर राजस्थान को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, तो मेरे यहाँ पर 100 बच्चे हैं। कितने बच्चे? 100 में से अगर मान लो 10 बच्चे फेल होते, 100 में से अगर 10 बच्चे फेल होते, समझे, तो मैं ऐसे बोलूँगा क्या कि पूरे राजस्थान में जितने बच्चे देंगे उसमें 10 बच्चे ही फेल होंगे? नहीं ना। अब मान लो पूरे राजस्थान में जो एग्ज़ाम दे रहे वो 1000 बच्चे, तो मैं कितने बच्चों को फेल बोलूँगा? 100। भाई अपनी कोचिंग में 100 बच्चे हैं, उसमें 10 फेल हो रहे हैं, और अपनी कोचिंग राजस्थान को रिप्रेजेंट कर रही है, तो मैं ऐसे बोलूँगा ना, अगर राजस्थान में 1000 बच्चे दे रहे हैं तो कितने बच्चे फेल होंगे? 100। समझ गए बात? चलो, अपने यहाँ फेल होने की रेट क्या निकली? 10%। और राजस्थान में रेट बदलती है कभी? अपने यहाँ फेल होने वाले बच्चे कितने निकले गिनती में? 10। तो राजस्थान में कितने निकले? अमाउंट तो बदलता है ना। मैंने कहा अपने यहाँ फेल होने वाले कितने परसेंट बच्चे, तुमने कहा 10%। मैं कहा राजस्थान में, तुमने कहा वहाँ भी 10%। परसेंटेज बदलती है क्या? मतलब परसेंटेज में कोई चीज़ निकाले तो उसे प्रोजेक्शन करना पड़ता है क्या? अगर मैं ऐसे बोलता कि अपने कोचिंग में फेल होने की रेट 10% है, तो मैं सीधा सीधा क्या बोल देता? राजस्थान में भी कुछ निकालना पड़ता है मेरे को? नहीं ना। समझ में आ गई बात? लेकिन अमाउंट में बताता, मैं ऐसे बोल देता अगर कि अपनी कोचिंग में 10 बच्चे फेल हुए, तो फिर तुम पूछते कि सर कितने बच्चे थे? मैं कहा 100। सर 10 फेल हुए, 10%, फिर राजस्थान के अंदर अगर 1000 है तो उसमें 100 फेल होंगे। तो मैं ऐसे करना, ऐसा प्रोजेक्शन करना पड़ता ना। आई बात समझ में? रेट में करना पड़ता है क्या? जैसे ही मैं बोलता 10% बच्चे फेल हुए, तो तुम बोलते हाँ 10% फेल हुए राजस्थान के अंदर। मैं कोचिंग बता रहा हूँ, तुम राजस्थान में लगा देते। तो याद रखना, रेट में प्रोजेक्शन नहीं करना पड़ता, इसलिए टीओसी में प्रोजेक्शन, क्योंकि टीओसी में डेविएशन की रेट आती है, कितना परसेंट डेविएशन हो रहा है। कंट्रोल कितना काम नहीं किया, कितना परसेंट फर्क पड़ा कंट्रोल के अंदर। समझ में आई बात? कंट्रोल को जैसे बनाया गया, कंट्रोल वैसे ही ऑपरेट हो रहा है।
तो उसको बोलते हैं कितना परसेंट डेविएशन, ठीक है, 100% एफिशिएंटली ऑपरेटिंग, ठीक है, 100% एफिशिएंसी और 0% वो फर्क पड़ा तो फिर ये डेविएशन की परसेंटेज बढ़ती चली जाएगी। जितना फर्क पड़ा, ज्यादा फर्क पड़ा तो ज्यादा परसेंटेज, कम फर्क पड़ा तो कम परसेंटेज। मान लो 10% है, और ज्यादा फर्क पड़ता तो 20 होती, और ज्यादा फर्क पड़ता तो 30 होती। तो समझे, टीओसी में अपन को प्रोजेक्ट करना नहीं पड़ता, क्योंकि जो रेट होती है वो रेट को कभी भी प्रोजेक्ट नहीं करना पड़ता। परसेंटेज में कोई चीज होती है उसको प्रोजेक्ट करना नहीं पड़ता। चलो ये बात समझ में आ गई सारे बच्चों को। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में समझ में आ गया प्रोजेक्शन कैसे होता है। हाँ, अब यही एग्जांपल लेता हूं किसके अंदर, ये याद रख लो, 10,000 में से कितने इनवॉइस निकाले, 100। 10,000 इनवॉइस है, कितने हैं, अमाउंट कितना है इसका, 10 लाख है ना, यही माना था ना एग्जाम्पल। अब अगर मान लो मैं इसके ग्रुप बनाऊं, ठीक है, स्ट्रेटा बनाऊं, ये ग्रुप्स बनाए ABCD, 4 ग्रुप बना ली। अब सबसे बड़ा सवाल तो पहले ये पैदा होता है कि ग्रुप कितने बनाए, समझे। अरे स्कूल में तो क्लास थी 12, 1 से लेकर, तो वहां तो पता था 12 बनाऊंगा, समझे। यहां मेरे सामने 10,000 इनवॉइस होंगे, तो उसमें ग्रुप कितने बनाऊं, तो ये सोचना पड़ता है पहले ग्रुप कितने बनाए। फिर डिपेंड करता है तुम ग्रुप बनाने का क्राइटेरिया लेके आ रहे हो, क्राइटेरिया तुम्हें हेल्प करता है ग्रुप बनाने में, समझ गए। जैसे तुम अमाउंट ले रहे हो, अमाउंट, तो अमाउंट में क्या करो, रेंज ले लो, रेंज, सबसे कम का बिल देख लो, सबसे छोटे अमाउंट का और सबसे बड़ा अमाउंट का बिल देख लो, फिर रेंज के हिसाब से डिवाइड कर दो। जैसे मैंने देखा सबसे छोटा बिल 500 का है, सबसे बड़ा बिल 10 लाख का है, ठीक है, या सबसे बड़ा बिल 11 लाख का है, कितने का है, 11 लाख का, तो मैं 10 लाख का ऊपर कर दूंगा, 10 से 7.5, 7.5 से 5, 5 से 2.5, ठीक है। अब तुम्हारा मर्जी, 2.5 से 1 करना हो तो 2.5 से 1 करो, या बिलो 2,50,000 कर दो, ठीक है, या तो बिलो 2.5 कर दो, या 2.5 से 1 भी करो, फिर बिलो 1 करो। तो ग्रुप कितने बनाने हैं फिर तुम डिसाइड करोगे, समझ में ही बात। अगर मुझे सबसे बड़ा बिल 11 लाख का मिला, सबसे छोटा 500 का मिला, तो मैं क्या करूंगा, अबाउट 10, ठीक है, इसमें 11 का, 10.5 का, 1080 का, ठीक है, 10,20,000 का सारे बिल आ जाएंगे, समझ लो बात। फिर 7.5 से 10, फिर 2.5 से 5 से 7.5, फिर 2.5 से 5। अब मेरी मर्जी, बिलो 2.5 करूँ या 1 से 2.5 ले लूँ, ठीक है, मतलब 2.5 से 1 ले लूँ, या फिर बिलो 1 कर दूँ, समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ, तो ये पहले तो ये सोचना पड़ता है ग्रुप कितने बनाए, ठीक। अब मैंने मान लो 4 ग्रुप बनाए, अब 4 ग्रुप के अंदर इनवॉइस कितने कितने आए, पॉपुलेशन के इनवॉइस, मान लो इसमें आए 40,000 बिल, इसमें आए, सॉरी 40,000 क्या, 4,000, इसमें आए मान लो 4,000 बिल, इसमें आए 2,000, इसमें आए 1,000, इसमें आए 3,000, टोटल बिल कितने हैं, 10,000। अब पॉपुलेशन का अमाउंट क्या है, मतलब 4,000 बिल का अमाउंट मिलके क्या बन रहा है। अभी अपन एग्जाम्पल सिंपल ले रहे हैं ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे, तो ऐसे बोल रहा हूँ 4,000 का बिल मान लो 4 लाख है। अब 4,000 का 4 लाख होगा ऐसा जरूरी है क्या, नहीं ना, वो तो अपन ऐसे ही मान रहे बस, ठीक। 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख, ये हो गया, ठीक। अब मेरे को इसमें से क्या लेना है, इनवॉइस में से क्या लेना है, सैंपल, तो मैंने सैंपल ले लिया, तो सैंपल साइज इनवॉइस के फॉर्म। अब 4,000 में से मैं डिसाइड करूंगा मेरे को कितने सैंपल लेने, ठीक है। मान लो 4,000 में से मैंने ले लिए 40, 2,000 में से ले लिए मैंने 20, 1,000 में से 20, 3,000 में से 30। जरूरी है 10% ही लो, तुम्हें किसी में ज़्यादा लेना हो तो ज़्यादा ले लो, ठीक है। चलो, या ऐसा कर सकते हो भाई, ये बड़ा अमाउंट है, यहाँ से 50 ले लो, ये छोटा है इसके अंदर से 20 ले लो, छोटे छोटे बिल मान लो, छोटे छोटे बिल हो तो इसमें से 20 ले लो, या इसमें ज़्यादा रिस्क लग रहा हो तो इसमें ज़्यादा ले लो, इसमें कम रिस्क लग रहा हो तो इसमें कम ले लो, ठीक है। सैंपल ले लिए, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो, नहीं। अब ये सैंपल जो लिए 50 इनवॉइस लिए, 50 इनवॉइस पे हर इनवॉइस पे अमाउंट लिखे होंगे ना, अमाउंट, तो अमाउंट कितना हो रहा है, तो यहाँ आएगा
सैंपल का अमाउंट। मान लो 50 बिल का अमाउंट मिलके हो रहा है कितना 4000 4 लाख नहीं 4 लाख नहीं, सैंपल है ना तो 40,000 40,000 हो रहा है। मान लो इसका हो रहा है 20,000, इसका भी 20,000 और इसका 30,000। सही है। 40, 20, 20, 30। ठीक, या एक काम करूं, इसको ही 20 ले लेता। कितने का सैंपल लिया मैंने? कितने हुए? 1 लाख। ये कितने हुए? 10 लाख के पॉपुलेशन में से कितने का सैंपल लिया? ये बिल का अमाउंट को जोड़ा ना मैंने, तो ये 40,000 आया, ये 20,000 आया, ऐसे आया। ये सैंपल के बिल है, सैंपल वाले बिल है, उसको जोड़ के भी ये आया। अभी यहाँ तक की टेबल समझ में आ रही हो तो आगे बढ़े। आ रही है समझ में? तो पॉपुलेशन में से इनवॉइस लिए ये और इसके बिल को ऐड किया तो ये अमाउंट आया। ठीक है। अब ये 50 बिल को चेक करूंगा, यानी कि 40,000 के अमाउंट को चेक करूंगा। अब जब मैं 50 बिल को चेक करूंगा 40,000 का अमाउंट, तो हो सकता है उसमें क्या निकल जाए, कुछ मिस स्टेटमेंट निकल जाए। जैसे अब ले लो 40 में से कितनी निकल रही है, मान लो 40 में से निकल जाए 4,000, 20 में से निकल जाए 2,000, 20 में से निकल जाए 1,000, इस 20 में से निकल जाए 500, 500 ले लो। चलो हो गया। कितना आ रहा है टोटल? 75। थोड़ा अच्छा कर देता हूँ, इसको 1000 ही कर दो। कितने करूँ? इसको 3,000 करूँ। चलो बच्चे कह रहे हैं इसको 3 कर दो। एक काम करता हूँ, इसको कर देता हूँ 3। ये लो, इसको 3 कर दी। ठीक। अब ये 3 करने पे मिस स्टेटमेंट कितने आए? अब आता है लास्ट प्रोजेक्शन। बेटा मुझे बताओ, प्रोजेक्शन ऐसे करूं कि 1 लाख के सैंपल में 10,000 की मिस स्टेटमेंट, तो 10 लाख में 1 लाख की खत्म, ऐसे करोगे? हाँ, कभी भी ऐसे प्रोजेक्शन नहीं होता। ठीक है। अब इसका प्रोजेक्शन स्टेटम वाइज होगा, स्टेटा वाइज होगा, समझ में आया? ग्रुप वाइज प्रोजेक्शन होगा, ये बोल रहा है वो। जैसे ग्रुप वाइज होगा, मतलब अगर 40 में से 4,000 की मिस स्टेटमेंट होती है, 40,000 में 4 की होती है, तो 4 लाख में कितनी होगी? 4 लाख में 20,000 में 2,000 की होती है 10%, तो 2 लाख में प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट। प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट 20,000 में 1,000 की होती है, तो 1 लाख में कितना लिखूं? 5,000। ये 5,000 सही है ना भाई? गलत तो नहीं करना अपन। तो 20,000 में 1,000 की होती है, ठीक है, तो 1 लाख में 5,000। फिर 20,000 में 3,000 की होती है, 20,000 में 3, तो 3 लाख में अब कितना आया? ये है सही प्रोजेक्शन। समझ में आया? ऐसे करते हैं स्टडीवाइड के अंदर प्रोजेक्शन। और यहाँ सिंपल के अंदर 1 लाख में इतने, तो 10 लाख में इतने, खत्म। क्योंकि यहाँ तो तुमने ग्रुप नहीं बनाया ना, यहाँ तो पूरी पॉपुलेशन एक साथ थी। आई बात समझ में? तो प्रोजेक्शन समझ में आया कैसे होता है? अब लाइन पढ़ के सुनाऊंगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। द रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसेस अप्लाई टू अ सैंपल ऑफ आइटम विद इन अ स्टेटम। स्टेटम में जो तुमने प्रोसेस अप्लाई किया, कैन और उसके रिजल्ट को, स्टेटम के रिजल्ट को ओनली बी प्रोजेक्टेड टू द आइटम दैट मेक अप दैट स्टेटम। स्टेटम के रिजल्ट को स्टेटम पर ही लगाओ, स्टेटम के आइटम पे। स्टेटम के रिजल्ट को पूरे पॉपुलेशन में अप्लाई, या एग्रीगेट के रिजल्ट को एग्रीगेट पे अप्लाई नहीं करते। समझ में आया? ग्रुप वाइज करते। समझ में आ गई बात? चलो। इन ऑर्डर टू ड्रॉ एन ओपिनियन ऑन द ओवरऑल पॉपुलेशन, द ऑर्डर नीड्स टू कंबाइन द रिजल्ट ऑफ ऑल द स्टेटम। सारे स्टेटम के रिजल्ट को कंबाइन किया तो 1,10,000 आया वहां पर। ठीक है। टू चेक फॉर पॉसिबल डेविएशन और रिस्क ऑफ
ऐसे निकालेंगे डेविएशन और मिस स्टेटमेंट। कैसे निकालेंगे कि जितने भी तुमने वो किया, प्रोजेक्ट किया, तो प्रोजेक्ट वाला कॉलम बना लास्ट का, वो लास्ट के कॉलम को क्या करके, हाँ ठीक, चलो लास्ट के कॉलम को कंबाइन करके, क्या करके, कंबाइन करके ऐसे निकालते हैं अपन क्या, मिस स्टेटमेंट या डेविएशन। समझ में आया, स्टैटिफाइड। अब मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं जाते जाते, ये देखो, दिस मेथड इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग द होल पॉपुलेशन टू बी टेस्टेड इन अ फ्यू सेपरेट, एस वर्ड आ गया, फ्यू सेपरेट ग्रुप्स कॉल्ड, तो याद रखना ग्रुप को स्टेडम बोलते हो, ग्रुप्स को स्टेडा बोलते, ये भले कुछ भी लिख दे, ठीक है, मैं तुम्हें सही बता रहा हूं, यही बात फाउंडेशन में ही पढ़ाई जाती है, ठीक। चलो अब मेन चीज ये कि ये स्टैटिफाइड यहां पर था है ना, सिलेक्शन के अंदर, ये ऊपर कैसे आ गया, दो बार क्यों आया, ऐसे मजे आ रहे कि इनको 2 बार एक ही पॉइंट देने का, ठीक है। अब ये बात मैं तुम्हें बताऊंगा अगली क्लास में कि ऊपर क्यों आया, उसका रीजन दूंगा, ठीक है, बड़ा मजा आएगा, शानदार रीजन तो जानने को मिलेगा तुम्हें नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बाबा टेक केयर, हमारा इसलिए आपका दिन मंगल में हो।